हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूँ मिष्टी आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ। हम जानेंगे इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, साथ में हम बात करेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं, कैसे इसको डिफाइन किया गया है, कौन कौन से इसके कोड्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओपिनियन हैज डिफाइंड इंटरनेशनल लॉ, किस तरीके से डिफाइन किया गया है उसके बारे में जानेंगे। क्या इंटरनेशनल लॉ ट्रू है उसके बारे में हम जानेंगे। डिप्लोमेटिक मेथड्स के बारे में जानेंगे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट के रिगार्डिंग काम आते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली एक लॉ है जो काफ़ी सारी स्टेट्स को, काफ़ी सारी यूनियंस को एक साथ बांध कर रखता है, मतलब एक रिलेशन में बांध कर रखता है। इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, इंटरनेशनल लॉ इज अ ग्रुप ऑफ सच लॉज विच आर लीगली बाइंडिंग इन रिलेशन टू रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ द स्टेट। ऑल्सो दिस लॉ इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ नेशंस, जहाँ पर सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, accepted in relation between nations. The term international law is sometimes divided into two parts, which are public and private international law, particularly by civil law scholars who seek to follow a Roman tradition. इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो एक सर्टेन रिलेशन में बाउंड करता है, इन विच वी हैव टू फॉलो सर्टेन राइट्स एंड सर्टेन ड्यूटीज। मतलब हम लोगों के उसमें कुछ राइट्स भी होते हैं और सर्टेन ड्यूटीज भी होती है इम्पोज ऑन देम बाय इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या क्या सोर्स होता है इंटरनेशनल लॉ। ये सारे जो सोर्सेज हैं एक कम्युनिटी ऑफ नेशन है जो कहाँ लिस्टेड है, आर्टिकल 38 में ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सोर्सेज के बारे में बात करें, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कस्टम्स एज डिराइव्ड फ्रॉम द जनरल प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स। कहाँ से है ये, जनरल प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स एंड जनरल लीगल प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। Additionally, judicial decisions and the teaching of prominent international law scholars may be applied as subsidiary means for the determination of rules of law. जैसे कि इंटरनेशनल लॉ में वेरियस ट्रीटीज होती हैं जो डिटर्मिनेशन में होता है कन्वेंशन के, तो ये हम कल की वीडियो में बात करेंगे जहाँ पर स्पेशली हम ट्रीटीज के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या ट्रीटीज होती हैं जो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल कोर्ट्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी कोर्ट्स होती हैं और किस चीज़ के लिए क्या पर्पस है इन कोर्ट्स का। दे आर न्यूमरस इंटरनेशनल बॉडीज क्रिएटेड बाय ट्रीटीज के बारे में हम कल बात करेंगे। इसका कंप्लीट टॉपिक आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। एजुकेटिंग ऑन लीगल इश्यूज वेयर दे मे हैव ज्यूरिडिक्शन, द ओनली वन क्लेमिंग यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अदर आर द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट when national system have totally failed and the treaty of Rome is applicable and the court of arbitration for sport, जहाँ पर authoritative judgment दिया जाता है वहाँ। ओपिनियम हैज डिफाइंड इंटरनेशनल लॉ इन दी फॉलोइंग वर्ड्स, किस तरीके से डिफाइन किया गया है, जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो लीगली बाइंड करते हैं इंटरकोर्स विद ईच अदर सो दैट सिविलाइज्ड स्टेट्स आर ऑल टुगेदर। इज इंटरनेशनल लॉ is a true law? According to him, international law is not true law but a code of rules and conduct of moral force only. मतलब ये true law नहीं है but a code of rules है and conduct of moral force only. According to him, rules of international law cannot be capped into the category of law because it lacks sanction, which is an essential element of municipal law. Is international law a positive morality? According to Austin, law is the command of sovereign and the indeterminacy of sovereign at the international level and the lack of coercive force had made him classify international law a mere positive morality. इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली मैं किसी को कमांड नहीं कर सकती, मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि आपको ये करना है, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ इज अ पॉजिटिव मोरालिटी। What are the different types of international law? कौन कौन से different type होते हैं इंटरनेशनल लॉ के? One is private international law, public international law and supernatural law. There are two branches of international law. कौन कौन सी होती हैं? Jus Gentium and Jus Intelligence. कौन कौन से 3 सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के उसके बारे में जानते हैं। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड ट्रीटीज, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, इंटरनेशनल कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, द डिसीजन नेशनल लोअर कोर्ट एंड स्कॉलरली राइटिंग्स।
वॉट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ? क्या इसका नेचर है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका रीज़न है, क्यों ये बना है? जैसे कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, उसी तरीके से एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, उसी को डिफाइन किया गया है कि इसका नेचर, कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी है या कोई भी ऐसी सर्विस है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्शन है जो किसी भी नेशन को या किसी भी स्टेट को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए इंटरनेशनल लॉ का स्कोप और नेचर बनाया गया है कि इसकी अपना एक लेवल है, इसका अपना एक लिमिट है. If we define it, the scope is the breadth, depth of reach of subject, a domain, while nature is length into breadth. The natural world consisting of all things unaffected by the predating human technology. Human technology की वजह से, production and design की वजह से, like ecosystem, natural environment, virgin ground, unmodified species, लॉज ऑफ नेचर. ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जो इफेक्ट करे, और सर्टेन चीज़ें जब डेवलप होती भी हैं तो उसके लिए भी एक सर्टेन लिमिट है और उसका एक लेबल है. कॉन्सेप्ट ऑफ सोबरेनिटी इन इंटरनेशनल लॉ. क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या है? जो सोबरेनिटी है मतलब एक सुप्रीम पावर और अथॉरिटी है इटसेल्फ इन इंटरनेशनल लॉ. ऑल्सो interference from outside sources or bodies. In political theory, sovereignty is a substantive term designating supreme legitimate authority over some polity. मतलब जो supreme power होती है उसके बारे में बताया गया है. In international law, sovereignty is the exercise of power by a state. We note that by virtue of its sovereignty, the state has not only rights but also duties under the international law. मतलब सिर्फ rights नहीं है, उनकी खुद की responsibilities and duties भी है, which limits the potential for abuse of powers. मतलब कोई भी पावर का कोई गलत फायदा ना उठा सके, both internally and the international relations. फ्रीडम ऑफ हाई सी मतलब पूरा अधिकार होता है नेविगेट करने के लिए किसी भी ओशियन पर. फ्रीडम ऑफ द सीज मतलब इज अ प्रिंसिपल इन द इंटरनेशनल लॉ, एंड सी इट स्ट्रेसेस फ्रीडम टू नेविगेट द ओशियन. इट इज डिसअप्रूव्स of war fought in water. The freedom is to be breached only necessary international agreement. मतलब इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऐसा बना हुआ है कि आप नेविगेट कर सकते हो अपने सी के तरफ से. Freedom of the high sea is exercised under the condition laid down by the convention and by other rules of international law. It comprises inter alia, which means the phrase inter alia is a term commonly used in legal writing to mean among other things. मतलब और चीज़ों के साथ साथ both for coastal and landlocked states. Freedom of navigation, no state may validly purport to subject any part of the high seas to its sovereignty. Peaceful means for the settlement of international disputes. Mediation, conciliation, and good offices are three methods of peaceful settlement of disputes by which third parties seek to assist the parties to a dispute in reaching a settlement. All involve the intervention of a supposedly disinterested individual, state, commission, or organization to help the parties. Mediation क्या होता है? Intervention is in a dispute in order to resolve it. मतलब कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मीडिएशन का वर्ड यूज़ किया गया है. कॉन्सिलेशन क्या होता है? द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समवन बीइंग एंग्री. अगर कोई बहुत ज़्यादा एंग्री है तो उसको स्टॉप करना. बेसिकली गुड ऑफिसेस का मतलब होता है टू अचीव समथिंग, मतलब किसी को अचीव करने में हेल्प करना. What are the reasons behind establishment of Union Nation? The United Nations is an international organization founded in 1945 after the Second World War by 51 countries committed to maintaining international peace and security, developing friendly relation among nations and promoting social progress, better living standards and human rights. ह्यूमन राइट्स बेसिकली एक बहुत बड़ा टर्म है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का मेन रीज़न यही था कि सोशल प्रोग्रेस करना, मतलब डेवलपमेंट का एक मेन मकसद था.
डिप्लोमेटिक मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, कौन कौन से डिप्लोमेटिक मेथड्स हैं टू सेटल अ डिस्प्यूट? नेगोशिएशन इज अ मेथड बाय विच पीपल सेटल डिफरेंसेस. इट इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट is reached while avoiding argument and dispute. In any disagreement, individual understandably aim to achieve the best possible outcome for their position or perhaps an organization they represent. However, the principles of fairness, seeking mutual benefit and maintaining a relationship are the key to a successful outcome. Inquiry है adjective methods of dispute settlement, institutional methods of dispute settlement. What do you mean by international humanitarian law? इसके बारे में जानते हैं. बेसिक क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक ऐसा रूल है जो सेट करता है और एक लिमिट करता है इफेक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट से. इट प्रोटेक्ट्स पर्सन हु आर नॉट और आर नो लॉन्गर पार्टिसिपेटिंग इन द हॉस्टिलिटीज. कोई भी वार में अगर जो पार्टिसिपेट नहीं करता, बेसिकली रूल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. Or it is forbidden to kill or injure any enemy who surrenders or who is hors de combat. Also, the international community has its own disposal to ensure the safety and dignity of people in times of war. It seeks to preserve a measure of humanity amongst conflict, which the guiding principle that even in war there are limits. मतलब वार के टाइम पर भी उनकी अपनी एक लिमिट्स हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगे. और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या जानना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.